जादुई लिपस्टिक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है जहां अनुष्का एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। अनुष्का बहुत मेहनती और नेक दिल और साफ लड़की थी। अनुष्का अकेली ही घर का सारा काम संभालती, साथ ही साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम भी किया करती और कुछ पैसे इकट्ठे होने पर अपने स्कूल भी जाया करती। पाई पाई इकट्ठा करके अनुष्का अपने स्कूल की फीस जमा करती और अपने खाने पीने का इंतजाम करती। अनुष्का के गांव में बहुत कम स्कूल थे, जिस वजह से अनुष्का अपने बजट के हिसाब से एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही होती है। गांव के गरीब बच्चे भी स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन की बात है, जब अनुष्का अपने स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जा रही उसकी दोस्त उसे मिल जाती है। आज तुम सब यहीं से जा रहे हो? अगर तुम लोग रोज यहीं से जाते हो तो मुझे भी मिल जाया करो, हम सब साथ जाया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें मिल जाया करेंगे, फिर सारे साथ में चला करेंगे। हाँ, हम साथ में चल सकते हैं। और अब जब हम सब अच्छे दोस्त बन ही चुके हैं तो हम सब स्कूल साथ जा सकते हैं। और सुनो, कल मेरा जन्मदिन भी है, तुम दोनों को मेरे घर जरूर आना है। हाँ हाँ, हम तुम्हारे जन्मदिन में जरूर आएंगे। अनुष्का, तुम मेरे साथ चलोगी ना? अनुष्का ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब जन्मदिन में चलने की बात आती है तो अनुष्का घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास फिजूल खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते और वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं और जन्मदिन तो आते जाते रहते हैं। मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ करना। अरे, तुम्हें ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आओगी? आखिरकार एक दोस्त का जन्मदिन है, तुम्हें सोचना चाहिए अनुष्का। अरे, तुम ये सारी बातें छोड़ो और अब हमें स्कूल चलना चाहिए, कभी फुर्सत से बताऊंगी। इतना कहकर तीनों दोस्त स्कूल के लिए चलने लगते हैं। तीनों दोस्त स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाते हैं। तीनों दोस्त अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास में सबसे बदमाश लड़की प्रियंका आती है, जो सभी से हमेशा लड़ती रहती है। टीचर के क्लास में ना होने की वजह से प्रियंका हर किसी से लड़ती झगड़ती है और उन तीनों दोस्तों के पास जाती है और कहती है, तुम तीनों में बड़ी बनती है, मैं तुम तीनों से अपना होमवर्क कंप्लीट करवाऊंगी। चिंता मत करो, जितनी एकता तुम अपनी दोस्ती निभाने में बना कर रखती हो, उतनी एकता मेरा काम कंप्लीट करने में रखना, क्योंकि मुझे अपना काम कैसे भी कंप्लीट करवाना है, चाहे तुम तीनों मिलकर करो या कोई एक। इतना कहकर प्रियंका अपनी ढेर सारी कॉपियां लाती है और तीनों के सामने पटक देती है और उनसे बिना पूछे उनके बैग में अपनी कॉपियां रख देती है और उन्हें गुस्से से कहती है, मुझे लगता है कि मैंने तुम तीनों को अच्छे से सारा काम समझा दिया। अब मुझे आशा है कि मेरा काम मुझे समय पर कंप्लीट होकर मिल जाएगा, है ना? प्रियंका अपनी कॉपियां दे देती है और तीनों दोस्त चुपचाप उसकी बात मान लेती हैं। थोड़ी देर बाद क्लास की टीचर क्लास में आ जाती है। अरे वाह, क्लास में तो आज बहुत शांति का माहौल बना हुआ है। अगर ऐसे ही शांति का माहौल रोज मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कोई बता सकता है कि आज सभी इतने शांत क्यों है? टीचर की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि प्रियंका का दबदबा सभी बच्चों पर बना हुआ था, जिसके सामने कोई भी हिम्मत करके नहीं बोल सकता था। तभी प्रियंका टीचर से कहती है, अरे टीचर जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम सब चुपचाप बैठे हैं, वरना शोर करते हुए तो हम आपको गंवार लगते हैं। इसलिए आप बस पढ़ाने में ध्यान दो। क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। प्रियंका की बात सुनकर टीचर क्लास में पढ़ाने लगती है और साथ ही साथ सभी बच्चे अपना काम भी टीचर के साथ ही कर लेते हैं और कुछ बच्चे अपने डाउट पूछते हैं तो कुछ अपने कॉपियां चेक करवाते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और वो तीनों दोस्त इकट्ठे होकर साथ जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। क्या दबदबा बना रखा है प्रियंका ने क्लास में। सभी बच्चे उससे इतना डरते हैं कि आज टीचर के पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो उसका दिया हुआ काम नहीं करूंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, और अगर उसने मुझे कल कुछ कहा तो मैं प्रिंसिपल के पास चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, वो हमारी क्लासमेट है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हो सकता है वो किसी वजह से अपना काम कंप्लीट ना कर पा रही हो, जिस वजह से उसने हमें अपना काम करने को दे दिया। हम सभी उसका काम कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी रिवीजन हो जाएगी। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और वो तीनों भी अपने घर पहुंच जाते हैं।
घर पहुंचकर अनुष्का को बहुत सारे काम होते हैं। वो अपने ढेर सारे काम निपटाती है। उसके बाद बाकी घरों में जाकर साफ सफाई का काम कर देती है और वहां से थकी हुई आती है तो प्रियंका की कॉपी कंप्लीट करने लगती है, जिसकी वजह से उसे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही रात हो जाती है और वो अपने लिए 2 रोटी बनाती है और खाना खाकर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सभी बच्चे रोजाना की तरह स्कूल आते हैं और वो तीनों दोस्त भी रास्ते में मिल जाते हैं। दोस्तों, तुम दोनों ने उसकी कॉपी का काम कंप्लीट कर दिया? हाँ, मैंने तो उसका काम सबसे पहले कंप्लीट कर दिया और फिर मैंने अपना काम किया। कितना डरती हो तुम दोनों। मैंने उसकी कॉपी को हाथ तक नहीं लगाया। जैसी कॉपी उसने दी थी मैं तो वैसे ही कॉपी उठा लाई। मुझे किसी से डर नहीं लगता। सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वो तीनों दोस्त भी स्कूल में पहुंचती हैं। क्लास में पहुंचते ही प्रियंका सामने खड़ी होती है और तीनों से अपनी कॉपी मांगकर कहती है, अब तुम तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो। लाओ मेरी कंप्लीट कॉपियाँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम तीनों ने मेरी बात रखी और तुम तीनों ही मेरा काम करके लाई हो। हाँ, हमने तुम्हारा काम कर दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारा काम घर पर जाते ही कर दिया था। सुनो प्रियंका, मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं किया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं शॉपिंग में बिजी थी। मैं तुम्हारी कॉपी में एक शब्द तक नहीं लिखा है। ये लो अपनी कॉपी। उस लड़की की बात सुनकर प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और प्रियंका उससे बिना पूछे अपनी कॉपियाँ निकालने लगती है। कॉपी निकाल कर प्रियंका अपना सारा काम चेक करती है तो दोनों कॉपी कंप्लीट होती है, लेकिन एक कॉपी कंप्लीट नहीं होती। अपनी कॉपी कंप्लीट ना होने की वजह से प्रियंका बहुत गुस्से में होती है क्योंकि आज सारी कॉपियां प्रिंसिपल के रूम में चेक होने जानी थी। प्रियंका गुस्से से अपना पेंटिंग कलर निकालती है और सभी पेंटिंग कलर बर्थडे वाली लड़की की यूनिफॉर्म पर डाल देती है। तुमने ये क्या किया? आज मेरा बर्थडे है और फिर तुम अपना दबदबा सभी बच्चों पर नहीं बना सकती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा काम कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन बर्थडे की वजह से मैं शॉपिंग करने निकल गई थी और तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल के पास। आज देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। बर्थडे वाली लड़की बहुत गुस्से में होती है और वो अपनी गंदी यूनिफॉर्म में प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर प्रियंका की हरकतों के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देती है। प्रिंसिपल अपने स्कूल में ये सब होता हुआ देखकर प्रियंका को अपने रूम में बुलाते हैं और प्रियंका को डांटते हैं। प्रियंका वहाँ खड़ी होकर चुपचाप डांट खा लेती है, लेकिन उसके बाद वो बर्थडे वाली लड़की से बदला लेने के बारे में सोच लेती है। प्रिंसिपल प्रियंका को भेज देते हैं। तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे हॉल में आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में खड़े होते हैं, तभी प्रियंका भी वहाँ पहुँच जाती है और बर्थडे वाली लड़की के पास जाकर कहती है, तूने आज प्रिंसिपल को सब कुछ बोल दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये डांट खाकर डर जाऊंगी? मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी कि तुम इस स्कूल को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाओगी। देखना तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आज इसका जन्मदिन है। प्रियंका, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम ऐसी बातें मत करो। तुम दोनों को लड़कर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और साथ ही साथ क्लासमेट भी हैं। आज इसने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती और दोस्त और क्लासमेट तुम्हारी होगी। मैं इसको अपनी दोस्त या क्लासमेट नहीं मानती। प्रियंका, आज सच में तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। आज इसका जन्मदिन है। हाँ, मैं इसे माफी नहीं मांगूंगी। और तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? हाँ, ये सारी बातें होकर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रियंका बहुत गुस्से में होती है और बिना सोचे समझे बड़बड़ाते हुए चलती रहती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत चालाक थी और साथ ही साथ वो बदसूरत भी थी। चुड़ैल अपनी सुंदरता के लिए रोजाना एक जाल बिछाती है। मैं इस लिपस्टिक के पेड़ को तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं अपने जादू से छुप कर देखूंगी। जो भी लड़की इस जादू लिपस्टिक के पेड़ को देखकर लालच में आएगी, मैं उसको अपने वश में कर लूंगी और उसकी सुंदरता को छीन लूंगी और फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। प्रियंका गुस्से में बड़बड़ाकर चल रही होती है और चलते चलते उसे जादुई लिपस्टिक का पेड़ दिखता है और वो पेड़ को देखकर कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो इस बात से बेखबर थी कि उस जंगल में एक चुड़ैल रोजाना इसी तरीके से जाल बिछाती है। प्रियंका पेड़ को देखकर कहती है,
अरे वाह, ये कितना सुंदर पेड़ है। मैंने ऐसा पेड़ पहली बार देखा है जिस पर सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगी हो। इस पेड़ की हर लिपस्टिक कितनी सुंदर दिख रही है, लेकिन इतने सुंदर और बड़े पेड़ पर मैं कैसे चढ़ूं? प्रियंका इधर उधर देखती है, फिर उसे एक बड़ी लंबी पेड़ की टहनी पड़ी हुई दिखती है, जिसकी सहायता से वो उस पेड़ की लगी लिपस्टिक तोड़ लेती है और वहीं पास में बैठी हुई चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती है और एक पिंजरे में कैद कर लेती है। और तभी चुड़ैल उससे कहती है, कितनी सुंदर लड़की मेरे जाल में फंसी है। अब मैं तुम्हारी सारी सुंदरता छीन लूंगी और मेरी बदसूरती तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। चुड़ैल की बातें सुनकर प्रियंका कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही चुड़ैल उसकी सुंदरता को छीन लेती है और उसकी सुंदरता अपने ऊपर लगा लेती है, तब ये सब देखकर प्रियंका घबरा जाती है और कहती है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने तुम्हारी सुंदरता ले ली। अब तुम मेरा चेहरा लेकर घूमो और मैं तुम्हारा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और प्रियंका वहाँ बैठे बैठे रोने लगती है। मैं हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी और दूसरों के साथ गलत किया करती थी। आज मेरे साथ ही गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? इस बदसूरत चेहरे को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे तो मेरे घर वाले पहचानने से भी मना कर देंगे। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। प्रियंका रोते रोते एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है और कुएं के पास बैठकर प्रियंका जोर जोर से रो रही थी और रोजाना की तरह अनुष्का उस जंगल से कुछ फल सब्जियां लेने जाती है और वो प्रियंका को रोता हुआ देखकर कहती है, अरे आंटी, आप यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं कि मैं वही प्रियंका हूँ जिसने क्लास के सभी बच्चों को परेशान कर रखा था। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मुझे हर कोई पहचानने से मना कर देगा। क्या तुम प्रियंका हो? लेकिन तुम इतनी बदसूरत कैसे दिख रही हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? अनुष्का वहीं पर बैठ जाती है और प्रियंका अपनी सारी आपबीती उसे बताती है और रोने लगती है। तुम ऐसे मत रो, इस मुसीबत का हल भी निकल जाएगा। प्रियंका अनुष्का को अपने साथ उस जादू लिपस्टिक के पेड़ के पास ले जाती है और अचानक दोनों को परेशान देखकर वहां से गुजर रही नीली परी उनके पास आती है और कहती है, अरे तुम दोनों इतना परेशान हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम उस जादू लिपस्टिक के पेड़ के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो एक चुड़ैल का जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। अगर तुम दोनों फिर से उस पेड़ के पास जाओगी तो चुड़ैल के जाल में फंस जाओगी। हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अगर आप वही चुड़ैल हैं और अपना रूप बदलकर हमारे सामने आई हैं तो कृपया करके यहाँ से चली जाइए और मेरी दोस्त को ठीक कर दीजिए। बच्चों, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। तुम्हें चुड़ैल ने अपने जाल में फंसा लिया और अब तुम उस जाल में ना फंसो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ। तुम दोनों को परेशान होकर गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सही रास्ता दिखाने आई हूँ। परी जी, कृपया करके आप हमारी मदद करिए। अगर आप सच में एक जादुई परी हैं, तो उस चुड़ैल के मायावी जाल में फंसी हुई बाकी बच्चियों भी छुड़ा लाइए। साथ ही साथ मेरी दोस्त की खूबसूरती भी लौटा दीजिए। दोनों बच्चियों को परेशान देखकर परी अपने साथ दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाती है और चुड़ैल के जादुई लिपस्टिक के पेड़ को अपने जादू से नष्ट कर देती है। पेड़ जैसे ही नष्ट होता है, प्रियंका की खूबसूरती पहले की तरह वापस लौट आती है। साथ ही साथ जैसे ही पेड़ नष्ट होता है, चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है। ये देखकर अनुष्का को बहुत खुशी होती है। धन्यवाद परी, आज आपकी मदद से मेरी दोस्त पहले की तरह वापस खूबसूरत हो गई। आज अगर आप ना होती तो शायद मैं भी चुड़ैल के जाल में फंस जाती। थैंक यू परी जी, आज आपकी वजह से और अनुष्का की वजह से मेरी खूबसूरती वापस लौट आई और अब मैं खुशी से घर जा सकती हूँ। लेकिन अनुष्का, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैं तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करी और तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। तुम बहुत अच्छी हो अनुष्का। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं लोगों की मदद किया करूँगी और मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि तुम अब सबकी मदद करोगी और सबसे अच्छा बर्ताव करोगी। चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही होगी।
इतना कहकर प्रियंका और अनुष्का इकट्ठे अपने घर की तरफ चल देती हैं। जैसे ही प्रियंका अपने घर पहुंचती है तभी अनुष्का अपने घर जाने लगती है, लेकिन प्रियंका उसे रोकती है और अपने घर ले जाती है। जिसके बाद प्रियंका अपने साथ घटित सारी घटना अपने घर वालों को बताती है और प्रियंका के माता पिता अनुष्का को ढेर सारे उपहार देते हैं और उसका धन्यवाद करती हैं। दिल्ली शहर में आरती अपने पति पंकज के साथ रहती थी। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे, परंतु उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। आरती जब गली के बच्चों की किलकारियां सुनती तो अपना कलेजा पीस कर रह जाती। वो रोजाना मंदिर जाकर माता रानी से एक ही चीज मांगा करती, हे माता रानी, आपने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, धन दौलत की भरमार दी है, परंतु ऐसे धन दौलत का क्या फायदा जिसे कोई खर्च करने वाला ही ना हो। अब तक मेरी गोद सोनी क्यों है माँ, कृपया मेरी झोली में भी संतान डाल दो। आरती ये सब बोलकर रोने लगती है और आखिरकार एक दिन माता रानी ने उसकी सुन ली। बहुत ही जल्द आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बड़ी ही प्यार से अन्नू रखा। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आरती और पंकज ने बहुत ही प्यार से अन्नू का पालन पोषण किया। ऐसी ही अन्नू लाड प्यार में पलते हुए 12 साल की हो गई। एक दिन अन्नू बाहर घूमने की जिद करती है। माँ, मेरा मन बाहर घूमने का है, कहीं बाहर चलो ना। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर हम सब सारे कल ही कहीं घूमने चलते हैं। और फिर अगले दिन सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए जू गए। वहाँ तरह तरह के जानवर, पशु पक्षी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। अन्नू बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी उसे एक प्यारा सा खरगोश दिखाई देता है। वाओ, कितना प्यारा खरगोश है ये। अरे ये कहाँ भागा जा रहा है? अरे रुको प्यारे खरगोश। अन्नू उस खरगोश का पीछा करते हुए जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। खरगोश तो उसकी नजरों से गायब हो जाता है, साथ ही वो अपने माता पिता से बिछड़ भी जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, कितनी डरावनी जगह है ये। मम्मी पापा, आप कहाँ हो? अन्नू वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से मेनका नाम की एक दुष्ट औरत गुजरती है। उसकी नजर अन्नू पर जाती है। उसे देखकर वो सोचती है, लगता है ये बच्ची खो गई है, ये मेरे बहुत काम आ सकती है। वो औरत अन्नू के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा क्या तुम अपने माता पिता को ढूंढ रही हो? हाँ आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ाती हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह मेनका बड़ी चालाकी से अन्नू को बहला फुसलाकर अपनी झोपड़पट्टी में ले जाती है। इधर आरती और पंकज अन्नू को ना देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अन्नू के पापा देखिए ना, अन्नू काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है, अभी तो यहीं खेल रही थी। अन्नू बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ आरती, अन्नू काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है। अन्नू बेटा, बेटा कहाँ हो? वो दोनों अन्नू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अन्नू कहीं नहीं मिलती। अंत में वो लोग थाने में अन्नू की रिपोर्ट लिखवा आते हैं, लेकिन अन्नू का कहीं कोई पता नहीं चलता है। आरती का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। सुनिए जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, बहुत ही मिन्नतों से मांगा है मैंने उसे मैं नहीं खो सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। हे माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हिम्मत रखो आरती, हमें हमारी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। इधर दूसरी तरफ अन्नू अपने मम्मी पापा को ना पाकर बहुत रोती है और वो आंटी से पूछती है, आंटी कितनी देर हो गई, अब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आए। आपने तो कहा था वो आ रही हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा आप कहाँ हो? ये बोलकर अन्नू फूट फूट कर रोने लगती है। अन्नू को रोता देख मेनका गुस्से से कहती है, जब से आई है चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है।
सुन लड़की, अब बहुत हुआ तेरा ये रोना धोना। अपना रोना धोना बंद कर, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे माता पिता यहाँ नहीं आने वाले। अब से तू यहीं रहेगी और मेरे लिए भीख मांगने जाया करेगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी। मैं तुझे ऐसे ही उठाकर नहीं लेकर आई हूँ। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर, और तुझे उसके बाद खाना भी बनाना है। अन्नू मेनका के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। वो लगातार मेनका का अत्याचार सह रही थी। ऐसी ही एक दिन, क्यों री अन्नू, आज इतना कम भीख मांग कर क्यों लाई है? लगता है आजकल काम करने में तेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नहीं तो आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देखो कल के मुकाबले तो आज मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिले हैं। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी? वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर ला। अन्नू दुखी मन से मेनका के लिए खाना बनाने लगती है और फिर खाना बनाकर मेनका को परोस कर देती है और फिर बचा कुचा खाना खाकर वहीं जमीन पर सो जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके अन्नू मंदिर के पास भीख मांगने चली जाती है। आज उसे भीख में अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। वो शाम को खुशी खुशी सारे पैसे लेकर घर आती है और मेनका को देते हुए कहती है, अब तो खुश हो ना आंटी आप, आज मैं ज्यादा पैसे कमा कर लाई हूँ। 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी आरती उतारूंगी। अब जा जल्दी से पानी भर कर ला, घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। फिर अन्नू दुखी मन से मटका लेकर कुएं पर से पानी भरने चली गई। अन्नू जब मटके में पानी भर के घर आ रही थी, तभी अचानक एक पत्थर से टकरा गई और नीचे गिर गई और उसके सर पर रखा पानी का मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर अन्नू बहुत डर जाती है। हे भगवान, मटका तो टूट गया, अब आंटी मुझे छोड़ेगी नहीं। अब मैं क्या करूं? आंटी तो मुझे खूब मारेगी। ये कहते हुए अन्नू वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से 2 परियां मीना बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करके परीलोक लौट रही थी। अन्नू को रोता हुआ देखकर दोनों परियों को अन्नू पर दया आ जाती है। दोनों परियां अन्नू के पास आती है और उससे रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? परी जी, मेरा पानी का मटका टूट गया, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? आपको नहीं पता परी, मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं पानी लेकर घर नहीं गई तो आंटी मुझे बहुत मारेगी और तो और वो मुझे खाना भी नहीं देगी। अरे बस मामूली सा मटका ही तो टूटा है, इतनी सी बात पर वो तुम्हें इतनी बड़ी सजा भला क्यों देगी? क्योंकि मैं उनकी कुछ नहीं लगती। मेरे माता पिता के खो जाने के बाद मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे और मैं फिर कभी उनसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। ये कहते हुए अन्नू उन परी को अपनी सारी बात बताती है। अन्नू की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को भी बहुत दुख होता है। अन्नू की बात सुनकर परी कहती है, अन्नू तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्द अपने माता पिता से मिल पाओगी। हम मीना बाजार से बहुत सारे लहंगे खरीदने आए थे क्योंकि हमारे परीलोक में शादी है और हमने सुना था कि दिल्ली के मीना बाजार के लहंगे बहुत अच्छे और फेमस होते हैं। हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे और देखो हमने कितना सारा लहंगा खरीदा है। इनमें से एक लहंगा तुम रख लो। परी जी, भला मैं इस लहंगे का क्या करूँगी? ये मेरे किसी काम का नहीं है। अरे अन्नू, तुम इसे मामूली लहंगा मत समझो। इस मीना बाजार के लहंगे को हमने जादुई लहंगा बना दिया है। ये लहंगा उस दुष्ट आंटी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगी। इतना ही नहीं, ये लहंगा तुम्हें अपने माता पिता से भी मिलवा देगा, जो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब बस तुम जल्दी से ये लहंगा पहन लो और इस लहंगे को पहनकर घर जाओ। उसके बाद तुम इसका जादू देखना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। इतना बोलकर दोनों परियां वहां से उड़ जाती है। अन्नू वो लहंगा पहनकर घर पहुंचती है। अन्नू को इतने सुंदर लहंगे में घर आता देख मेनका उससे पूछती है, अरे तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? वैसे तो तू पानी भरने गई थी ना, तो पानी का मटका कहाँ है? आंटी, वो रास्ते में पानी का मटका टूट गया,
तो मैं पानी किस में भरकर लाती, इसलिए मैं खाली हाथ घर आ गई। क्या कहा तूने? मटका टूट गया? अरे तेरे बाप ने ला कर दिया था क्या मटका, जो मटका तोड़ कर आ गई? ठहर जा, मैं अभी तेरी अकल को ठिकाने लगाती हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। ये कहते हुए मेनका एक मोटा सा डंडा उठाती है और अन्नू को जैसे ही मारती है वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। ये देखकर मेनका घबरा जाती है। अरे लगता है ये लड़की कहीं से जादू टोना सीख कर आई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, तुझे तो मैं देख लूंगी। ये कहते हुए मेनका वहाँ से चली गई। अन्नू बहुत खुश हुई और फिर अगली सुबह मेनका चिल्लाते हुए अन्नू से बोली, अरे ओ महारानी, ये कोई सोने का वक्त है? सूरज सर पर चढ़ाया है और ये महारानी अभी तक चद्दर ताने सो रही है। ओ महारानी, जल्दी से उठ और फटाफट घर का काम कर, उसके बाद तुझे भीख मांगने भी जाना है। अन्नू उठकर कहती है, आंटी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है तुझ में, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी मरम्मत तो करनी ही पड़ेगी, रुक जा तू। मेनका जैसे ही अन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ी, बगल में रखा जादुई लहंगा अपने जादू से मेनका को हवा में उछालकर नीचे गिरा देता है। अन्नू को हाथ लगाने की गलती मत करना। अगर तुमने अन्नू को हाथ लगाया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। समझी दुष्ट पापी औरत, तूने अन्नू पर बहुत अत्याचार कर लिया, पर अब और नहीं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा अन्नू की तबीयत खराब है? जा उसके लिए कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना कर ला। लहंगे को बोलता हुआ देखकर मेनका डरी सहमी अन्नू के लिए रसोई में नाश्ता बनाने चली गई और उसने अन्नू के लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया और उसे बड़े प्यार से खिलाया। इस तरह जादुई लहंगे ने मेनका को अच्छा सबक सिखाया, परंतु अन्नू अभी भी कहीं न कहीं उदास थी। अन्नू को उदास देखकर लहंगा उससे पूछता है, क्या बात है अन्नू बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तो मैंने मेनका को भी सुधार दिया है। जादुई लहंगे, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अन्नू बेटा बस इतनी सी बात, चलो जल्दी से तुम मुझे पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। अन्नू जैसे ही उस लहंगे को पहनकर आंखें बंद करती है तभी वो अपने घर में पहुंच जाती है। उसकी माँ एक फोटो को लेकर गले से लगाकर रो रही थी। मेरी प्यारी बच्ची कहाँ खो गई है? बेटी, क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? वापस आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। अन्नू अपनी माँ को रोता हुआ देखती है और कहती है, माँ मैं आ गई हूँ माँ। अन्नू की आवाज सुनकर आरती नजरें उठाकर ऊपर देखती है और सामने अपनी बेटी को देखकर उसे कसकर गले लगा लेती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी बेटी? तुझे पता है हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना याद किया तुझे, तू कहाँ थी? रुक जा, मैं तेरे पापा को फोन करके बताती हूँ कि तू घर वापस आ गई है। आरती जल्दी से पंकज को फोन करती है और उसे बताती है कि अन्नू घर वापस आ गई है। ये सुनकर पंकज भी बहुत खुश होता है और जल्दी से घर लौटता है। अन्नू बेटी तुम कहाँ चली गई थी? फिर अन्नू अपने माता पिता को अपने साथ घटित सारी घटना बताती है। ये सारी बातें सुनकर अन्नू के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। बेटी तुम चिंता मत करो, उस औरत को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे ताकि वो आगे से आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। फिर अन्नू के माता पिता पुलिस को लेकर मेनका के घर पहुंचते हैं। पुलिस अंकल, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को, इन्होंने ही मुझे अगवा किया था और मुझ पर बहुत अत्याचार किया था। आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। बेटा तुम चिंता मत करो, ये औरत पहले भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा कर चुकी है, इसे तो अब हम देख लेंगे। उसके बाद पुलिस मेनका को पकड़कर ले जाती है और मेनका को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इधर अन्नू अब अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।